आपका गुजरात के शहर अहमदाबाद में आयोजन समिति की ओर से देश भर से आए तमाम जनवादी ताकतों के साथी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का ये दौर जब जनवादी ताकतों को, जनता की बात करने वालों को और लोगों के अधिकार के लिए काम करने वालों की आवाज को दबाना। वक्ता परिचय के साथ बात शुरू करे तो ज्यादा आसान होगा। अपने परिचय के साथ बात शुरू करे वक्ता तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। परिचय जन आंदोलनों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन समिति के ओर से मैं मुजाहिद नफीस गुजरात में जन आंदोलनों के साथ काम करता हूं और इस आयोजन समिति की ओर से मैं आप सबका अहमदाबाद में स्वागत करता हूं। चूंकि स्वागत में मुझे बोलना शेड्यूल्ड में नहीं है, तो लेकिन मैं स्वागत के तौर पर एक परिप्रेक्ष्य छोटा सा रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है कि आज का जो दौर और खास तौर पर एक खास विचारधारा के आए हुई सरकार, जिसने जनवादी ताकतों, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों, अपने हकों के लिए काम करने वाले साथियों की आवाज को कुचलने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। सिर्फ आवाज ही नहीं, अब तक तो यहां पे भी पाबंदी आने की बात हो रही है कि वो सोच भी ना पाए। ऐसे समय में जब इस सरकार के मुखिया देश में हो रहे तमाम सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण की ओर बढ़ रहा है, उस पर तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कारपोरेट घरानों को जमीन देने के लिए 2013 में बने हुए कानून, उसके लिए एक संशोधन बिल ले आते हैं। वो बिल किस लिए लाते हैं? ताकि आदिवासियों की, मूल निवासियों की, उस पर आश्रित रहने वाले लोगों की जमीनों को, उनके जल जंगल जमीन खनिज को लूट कर कुछ चुनिंदा कारपोरेट घराने अपने लिए कैसे पैसा पैदा कर सकें और वो पीछे से उन सांप्रदायिक शक्तियों की मदद कर सकें और जनता की आवाज उठाने वालों को दबाया जा सके। ये इसलिए जरूरी है कि इस देश में बने हुए जनता के तमाम अधिकार रक्षी कानूनों को धार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो लैंड को लेकर बिल हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, वन अधिकार हो, ये सारे CRZ कोस्टल रेगुलेशन का हो, फिशरीज पॉलिसी बनाने की बात नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच में तमाम मछुआरे मछली पकड़ते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं, सालों तक जेल में रहते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाने की बात हो, तो इन सबको ना तो वो काम कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ पॉलिसीज हैं उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दौर में वो भी गुजरात के इस अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद शहर जिसकी नींव ही समानता और बहुत ही अच्छे लोगों द्वारा रखी गई, 4 लोगों द्वारा, उस शहर में इस करने का महत्व और प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इसलिए इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता बढ़ जाती है कि फर्जी इंटेलिजेंस इनपुट के नाम पर लोगों को डराने के माहौल शुरू किए गए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि हम तमाम पूरे देश के जुझारू साथी यहां पर आए। अहमदाबाद शहर से हम लोग कुछ एक रेजोल्यूशन, कुछ प्रस्ताव जो आने वाले समय में लोगों के अधिकारों के लिए और काम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, उनको लेके आगे बढ़ेंगे। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम में अगर कोई आयोजन समिति की ओर से कुछ कमी छूट गई हो, कुछ अव्यवस्था हुई हो, तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर इसको अपना कार्यक्रम समझते हुए आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं अगले उसके लिए डॉक्टर सुनीलम
जी मध्य प्रदेश के हमारे साथी, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आगे का कार्रवाई का संचालन करें। सुनीलम जी। सभी साथियों को जोरदार जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी मुजाहिद भाई ने शुरुआत कर दी है और मुझे आयोजन समिति ने आदेश दिया है कि जो पहला सत्र है इसकी शुरुआत कराओ। मैं आग्रह करना चाहता हूं हनान मुल्ला जी से कि वे मंच पर आएं। आप सब जानते हैं कि भूमि अधिकार आंदोलन का देश में भू अधिग्रहण कानून को लेकर के जो आंदोलन चला, उसका नेतृत्व करने वाले साथियों में प्रमुख नाम हनान मुल्ला जी का रहा। 5 बार वे सांसद रहे हैं और संघर्षों के लिए और संघर्षों का समन्वय बनाने के लिए उन्हें जाना जाता है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे कृपया कर मंच पर आने का कष्ट करें। 8 बार रहे। 8 बार रहे, माफी चाहता हूं, मैंने 8 बार रहे हैं। 8 बार के सोचने की कल्पना भी मतलब नहीं आ पाई मेरे, इसलिए जरा गड़बड़ हो गया। क्योंकि मैं भी 7 चुनाव लड़ा, 2 ही जीता और बाकी हार गया, इसलिए जरा बहुत ऊंचा वाला मामला। साथियों, मैं अशोक चौधरी जी से आग्रह करूंगा। अशोक चौधरी जी हम लोगों के बीच में है और वन अधिकार को लेकर के, फॉरेस्ट राइट्स को लेकर के लगातार देश में संघर्ष करने का काम और उसका नेतृत्व वे करते हैं। मेरा अनुरोध है अशोक चौधरी जी से कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। चाय पीने गए? बुलाइए, वे बुलाइए। साथियों, मेधा जी हम लोगों के बीच में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी आने में शायद उनका अच्छा आ गई है, आकर के चली गई थी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेधा जी हम लोगों के बीच में आए। मेधा जी का इस सम्मेलन में आने का उन्होंने समय निकाला, ये महत्व की बात है, क्योंकि नर्मदा घाटी के अंदर एक यात्रा शुरू हो चुकी है और 2-3 दिन से उस यात्रा के अंदर थी। नाम तो मैंने जरूर पढ़ा था कि वो यहाँ पर आएंगी, लेकिन मुझको ऐसा विश्वास नहीं था कि वो समय निकाल पाएंगी, क्योंकि 30 तारीख से एक बड़ा सत्याग्रह की शुरुआत राजघाट में बड़वानी में होने जा रही है, जिसमें सभी साथियों को आमंत्रित किया गया है। मेधा जी यहाँ पर हैं। हमारे बीच में भाई अनिल चौधरी जी, भाई अनिल चौधरी जी आप जानते हैं कि वैसे पीस के डायरेक्टर हैं, इंसाफ के मार्गदर्शक हैं और हम सब लोगों के संकट मोचन के साथी भी हैं, संघर्ष के साथी हैं। ट्रेनिंग देने का काम जिंदगी भर उन्होंने साथियों को किया है। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। साथियों, जन संघर्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन की बुनियाद कैसे पड़ी
क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर सब इकट्ठे हैं ये संघर्षों के साथी हैं और अलग अलग समूहों के साथ में जुड़ करके काम करते हैं और आज से नहीं कर रहे, कई दशकों से जो साथी यहाँ पर मौजूद हैं वे लगातार संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन गुजरात के सम्मेलन को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई थी उसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं पर भाई अनिल चौधरी जी हैं। हम लोगों ने माफ करना साथियों, मगर गुजरात के जो कनुभाई कलसरिया जी जो है निर्मा के खिलाफ और महुआ आंदोलन और मीठी वीडी न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ भी सतत संघर्षशील है। अभी आप पार्टी से गुजरात के मुखिया है और जो संघर्षशील साथी जो गुजरात में है उनको कनुभाई का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो बाहर से जो साथी आए तो एक मिसाल है, क्योंकि वो बीजेपी की गवर्नमेंट में बीजेपी से एमएलए रह चुके और बीजेपी की गवर्नमेंट को छोड़ के उन्होंने खेडूतों के लिए, मछुआरों के लिए, आदिवासियों के लिए पूरा संघर्ष किया। मैं कनुभाई को अनुरोध करूंगा कि कृपया आप स्टेज पे आइए। आइए। साथियों, जो पहला सत्र है उसके अंदर हम लोग जो ये 2 दिन की चर्चा हम लोगों का ये लगातार 18 तारीख तक हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसका एक तरीके से हम लोग परिप्रेक्ष्य यहाँ पर रखने के लिए ये सत्र है। पूरे देश में जो जनसंघर्ष चल रहे हैं उसके बारे में साथ ही परिचय के दौरान अपनी बात रखेंगे। उन संघर्षों के बारे में, एक दूसरे के संघर्षों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी। वो दोपहर के बाद में शुरू होगा, लेकिन सभी संघर्षों के चलते हुए ये राष्ट्रीय सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से हम लोगों ने जो अलग अलग आंदोलन चल रहे थे उनको एक साथ जोड़ करके, आपको मालूम है जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय भी चल रहा है। आप सब जानते हैं कि इंसाफ का एक समूह काम कर रहा है देश में। यह भी आपको मालूम है कि भूमि अधिकार आंदोलन में जो जन आंदोलन के साथी थे उन्होंने किसान सभाओं के साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत की। इसी तरीके से तमाम जो नेटवर्क पूरे देश भर के अंदर काम कर रहे हैं उसमें श्रुति भी एक है और भी कई संगठन है। फॉरेस्ट वर्कर्स राइट्स का जो नेटवर्क है, सभी ने मिलकर के ये राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत करने का काम किया है। तो उसको सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में आज जो लोकतंत्र के सामने चुनौती खड़ी हुई है, या ये कहा जाए कि पूरे संविधान के समक्ष जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं जिनसे मुकाबला करने का काम आप और हम सब लोग मिलकर के अपने अपने इलाकों के अंदर कर रहे हैं, उसकी एकजुटता की जरूरत है। उसको रेखांकित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले भाई अनिल चौधरी जी इसकी शुरुआत करेंगे। आप ही ने शुरुआत की थी। आपको उड़ीसा में, गुजरात के अंदर इस तरीके का कुछ होना चाहिए, सबसे पहले आपके मुंह से सुना था। डिंकिया में डिंकिया में, हाँ, तो इसलिए आप ही से शुरुआत हो रही। इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही थी कि रास्ता है लंबा भाई, मंजिल है दूर। तो इतना लंबा रास्ता, मंजिल भी दूर दिखाई दे रही हो तो सबसे बड़ा काम ये होता है कि कैसे एक धागे में बंधा जाए। और हम सब साथी अपने अनुभव से जानते हैं कि जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए
अगर एक दूसरे से जुड़ना नहीं हो पाता है तो उसके बगैर ताकत नहीं मिलती है और लंबी लड़ाई को चलाना संभव नहीं रह जाता है। तो हम लोग पिछले 20-25 साल से देख रहे थे कि जमीन पर चलने वाली लड़ाइयाँ संख्या में भी और ताकत में भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जो जुड़ने का काम था वो अगर होता भी था तो इसको अगर दूसरी तरीके से कहूँ तो ये लगता था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ की आबादी का और हजारों किलोमीटर उत्तर दक्षिण, हजारों किलोमीटर पूरा पश्चिम, तो इतने बड़े मुल्क के अंदर इस चीज का इंतजार करना कि कोई एक समन्वय ऐसा बन पाएगा जिसमें सब एक सूत्र में बंध जाएंगे, ये बहुत दूर की चीज दिखाई देती थी। लेकिन छोटे छोटे प्रयास क्षेत्रीय स्तर पे, विचारधाराओं के स्तर पे वो सब चलते रहते थे। और जैसे जैसे पिटाई बढ़ रही थी, जब पिटाई ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा याद आ रही थी उधर की। तो ऐसा नहीं था कि हम ये मान के चले हैं कि एक कोई बन जाएगा किसी दिन, लेकिन 100 बने, 100 के 10 बने और उस 10 का कभी एक दिन आगे चल के एक भी बनेगा, इस उम्मीद के साथ काम सब लोग कर रहे थे। इसी में, इन्हीं कोशिशों में एक असंबद्ध तरीके के जो संघर्ष थे उनको एक सूत्र में लाने की कोशिश की गई। उस प्रयास के बाद ये लगा कि समय आ रहा है, 2014 के चुनाव के बाद ये लगा कि एक धक्का इस दिशा में लगना चाहिए कि जो 100 बने हुए हैं उस 100 को 10 बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किया जाए। उसको लेकर के करीब 165 जन संघर्षों ने मिल करके 30 नवंबर 14 को ढिंकिया उस गांव का नाम है जहां पे अभी सफलतापूर्वक एक संघर्ष लड़ा गया है। और कोरियाई मूल की जो कंपनी है, कोरियाई मूल इसलिए कह रहा हूं कि वो अब कोरिया की रह नहीं गई है। जैसे कंपनियों में होता है, बनाता कोई है, कोई खरीद लेता है, तो हालांकि उस कंपनी का अधिकार जो है वो अमेरिका के पास है, लेकिन वो कोरियन मूल की कंपनी है, पास्को उसका नाम है। तो पास्को के जमीन अधिग्रहण के विरुद्ध जो संघर्ष चला बहुत लंबा, उसका केंद्र बिंदु ढिंकिया नाम का गांव था। तो उस समय ये भी तय किया गया जहां संघर्ष चल रहे हैं वहीं सम्मेलन किया जाए, जरूरी नहीं है कि शहरों में ही किया जाए। तो वो सम्मेलन हुआ 30 नवंबर को, और बस वो सम्मेलन खत्म करके वो योजना बनी कि हर साल किया जाएगा। लौटे ही थे सब लोग अपने अपने संघर्ष भूमि पे, तब तक जो है भू अधिग्रहण अध्यादेश टपक गया। तो वो जो रेल की लाइन बिछाने की शुरुआत हुई थी वो रुक गई। ये हुआ कि अब ये आ गया सामने, इससे कैसे निपटा जाएगा। तो उसमें ये तय पाया गया कि हम लोगों को अपने तमाम मतभेदों को दूर रखते हुए सभी प्रकार के राजनीतिक, गैर राजनीतिक भूमि संघर्षों को एक मंच पे लाने की कोशिश की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में तमाम पार्टियों की जो किसान सभाएं हैं और तमाम जन संघर्षों के जो समन्वय हैं, उन्होंने मिल करके भू अधिकार आंदोलन नाम के एक समन्वय की शुरुआत की, जिसने की डट करके 1.5 साल जो है वो अध्यादेश के विरुद्ध हर स्तर पे काम करने का प्रयास किया। गांव में अध्यादेश की कापियों को जलाने से लेके और जो संसदीय समिति वगैरह बनी उसके अंदर अपनी बात को रखने तक लेकर के जा करके सारे समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलने से ले इधर उधर अखबारों में, पत्रिकाओं में लिखना, टीवी के चैनलों पे बहसों में हिस्सा लेना, ये सारे स्तर पे काम करते हुए ऐसा लगा कि पहली बार बहुत दिन बाद कुछ ऐसा हासिल किया गया है जिसमें इतनी मजबूत दिखने वाली
पूर्ण बहुमत वाली सरकार को भी जनता की आवाज के आगे झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तो ये एक संक्षिप्त संदर्भ है जिसमें ये लड़ाई आगे बढ़ाई जानी है। तो उसी में हुआ कि जो अध्यादेश की लड़ाई एक तरीके से हमारे लिए ताली बजाने का विषय है, लेकिन दूसरी तरफ से तलवार जो लटकी थी वो तलवार हटी नहीं है। उनको बोल दिया गया कि राज्य अपने कानून बना ले। तमाम राज्यों ने जो है वो बना लिए। जिन्होंने नहीं भी बनाए हैं वो भू अधिग्रहण कानून 2013 को मान नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति है। तो एक विजय भले ही हासिल हुई हो, लेकिन लड़ाई तो समाप्त नहीं हुई है। और उसी पे विचार करते हुए कि इसको राज्य स्तरीय प्रक्रियाओं को कैसे आगे मजबूत किया जाए, जैसे जो राज्य इस अध्यादेश की तर्ज पे अपने कानूनों को बदल रहे हैं, वहाँ पे भी प्रतिकार और प्रतिरोध को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीज़ों पे विचार करने के लिए ये तय पाया गया कि शेर की मान में ही चल के काम करना चाहिए। तो अगला सम्मेलन जो है वो गुजरात में बुलाया जाए। 2-3 चक्र की मीटिंगें हुई। प्रस्ताव ये भी था कि जमीन पे चल के किया जाए, लेकिन विभिन्न कारणों से, क्योंकि हम लोगों की तरफ में उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वो उसमें एक कहावत होती है कि अगर बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाता है तो वो कहाँ कहाँ खोज मारता है वो पता नहीं लगता। तो 2014 के चुनाव के बाद ऐसे ही दिखाई देता है हम लोगों को कि बंदर के हाथ उस्तरा आ गया है, वो हर जगह मारे जा रहा है। तो हम लोग सब जो है कुछ करने की कोशिश करते बढ़ते और चला उड़ीसा में 2 मार दिए गए, छत्तीसगढ़ में इतने मार दिए गए, वहाँ पे ये कर दिया गया। रोज कोई सप्ताह ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें कहीं न कहीं ये आग न लगा रहे हो, और जितने कार्यकर्ता और संघर्षरत लोग हैं उनको उस आग को बुझाने के लिए न दौड़ना। तो अंग्रेजी में फायर फाइटिंग कहते हैं। फायर फाइटिंग इतनी तेज हो गई है 2 साल में कि जो लंबी दृष्टि का काम है उसको करने के लिए समय निकालना और साधन जुटाना ये वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस बार जहाँ संघर्ष चल रहे हैं गुजरात में, वहाँ पे सम्मेलन आयोजित होकर के अहमदाबाद में आयोजित हुआ। लड़ाई लंबी है, इसलिए इस सम्मेलन में जो भी लोग आए हैं हमें इस समय का पूरा उपयोग करके आगे की रणनीति बनाने पे अपना ध्यान लगाना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस सम्मेलन के सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, हमको हमारे सामने भाई अनिल चौधरी जी ने इसकी जेनेसिस भी रखी और इसके कुछ उद्देश्य भी हमारे सामने उन्होंने रखे। और आपको पूरा विश्वास है कि जब अगले 3 दिन हम चर्चा करेंगे तो फायर फाइटिंग के साथ में कैसे लॉन्ग टर्म एकजुटता की ओर बढ़ सकें, इसके बारे में कॉन्क्रीटली कुछ नतीजे इस सम्मेलन से निकाल करके हम लौटेंगे। साथियों, जिस ढिंकिया के सम्मेलन का जो जिक्र यहां पर हो रहा था, वो जन अधिकार संघर्ष समिति ने उस समय आयोजित किया था और एंटी पॉस्को मूवमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता भी मिली, बहुत बड़ा कुर्बानी भी वहां के साथियों ने की है। मुझे लगता है वहां के साथी भी शायद आए हैं। पॉस्को मूवमेंट के साथी आए नहीं, अभी नहीं पहुंचे। हाँ, ये साथी यहां पर आए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे तब हम उसके बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। साथियों, अब मैं आग्रह करूंगा, जो भूमि अधिकार आंदोलन चला और जो अभी अनिल भाई ने कहा कि हमारे लिए कुछ ताली बजाने की बात भी है, कुछ फक्र की बात है, कुछ हम लोगों ने मिलकर के हासिल किया है जिससे हमारी हौसला अफजाई भी हुई है। भू अधिग्रहण कानून को 3 अध्यादेश के शक्ल में ला करके बदलने की जो कोशिश थी, उसे नाकाम करने का काम देश के जनसंघर्षों के नेतृत्व में हुआ और उसमें उस काम के लिए एक भू अधिकार आंदोलन जो तैयार हुआ था,
उसकी ओर से आनंदा से मैं आग्रह करूंगा कि वो केवल दिल्ली की 2-3 कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा। राज्यों के अंदर भी वो प्रक्रिया चली, सम्मेलन भी हुए, यात्राएं भी हुई, लेकिन आज भी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसके बारे में आनंदा हम लोगों के बीच में यहां पर बात रखेंगे। मैं साथियों वन श्रमजीवी संगठन की जब बात कर रहा था तो नाम गलत ले रहा था, इसलिए उसे सुधार देता हूं। अखिल भारतीय वन जन श्रमजीवी यूनियन है। अशोक चौधरी जी जिसके का नेतृत्व करते हैं वो महामंत्री हैं, और रोमा जी यहां पर आई हैं, वो उसका डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, और अरुणाचल के जानजुम एटे जो महिला साथी है अरुणाचल की, वो उसकी अध्यक्ष हैं। आइए अंदर। धन्यवाद सुनील जी। मंच में बैठे हुए मेधाताई और जन आंदोलन के जो नेतागण, और आज इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए बहुत सारे संगठन, जन आंदोलन का नेतागण, जैसे आपके सामने पहले ही रखा गया है कि आज ये जो जन संघर्ष हम शुरू किया है भूमि अधिकार आंदोलन के खिलाफ, भूमि अधिकार जो आंदोलन जो बिल्डअप किया था, भूमि अधिग्रहण करने का, जबरदस्ती अधिग्रहण का जो कोशिश मोदी सरकार का, उसके खिलाफ, उसको कैसे और भी बड़ा आंदोलन में परिवर्तन किया जाए। तभी हमारा ये विश्वास था कि हमारा दुश्मन बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है दुश्मन, और वो सिर्फ देश के अंदर सीमित नहीं है, पूरा दुनिया में वो अपना दबाव डालने का कोशिश कर रहा है। और उसके वजह से उसका जो हथियार है, IMF है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थमंडल है और WTO है, ये जो बड़े बड़े दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेटों को जो 3 हथियार है, इस हथियार को इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में कॉर्पोरेट राज को फैलाने का कोशिश हो रहा है। और जो स्वाभाविक अधिकार जिसको था उसको उखाड़ने का प्रयास शुरू हुआ। अभी किसान पर आधारित जो कृषि है, ये व्यवस्था को बदल के कॉर्पोरेट पर आधारित कृषि बनाने का प्रयास शुरू हुआ है पूरा विश्व के पैमाने पर। हमारा देश का सरकार भी जब से नव उदारवादी नीति को अपनाया, बहुत तेजी से किसान को निकाल के कॉर्पोरेट के हाथ में खेती देने का योजना तेजी से लागू कर रहे हैं। ये पूरा देश में शुरू हुआ है। और उत्पादन के भी जो चरित्र है, जो उपभोग के लिए नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए, व्यापार के लिए। और हम क्या उत्पादन करेंगे हम नहीं तय करेंगे, हमारा जरूरत के मुताबिक नहीं करेंगे। विदेशी जो धनी देश है उसका जो जरूरत है उसका पूरा करने के लिए आप अपना जरूरत को क्षेत्र कम करके उस तरह का उत्पादन में धीरे धीरे शिफ्ट करो, प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट। और धीरे धीरे जो किसान का जो आंदोलन है कि ग्रामीण गरीबों को जो संघर्ष है उसको धीरे धीरे कुचलने का काम करो। ये पिछले 25 साल से हुआ। हमारा देश में जो रिफॉर्म शुरू हुआ है, ये रिफॉर्म हम जो उसका संस्कार करते हैं, आर्थिक संस्कार, ये साल उसका 25 साल, रिफॉर्म का 25 साल। और रिफॉर्म का 25 साल का असर क्या हुआ? किसान पर क्या हुआ, खेत मजदूर पर क्या हुआ, आदिवासी पर क्या हुआ, ग्रामीण मजदूर पर क्या हुआ, छोटे छोटे जो उत्पादक है उसका पर क्या हुआ, मजदूर पर क्या हुआ,
महिला पर, विद्यार्थी पर क्या हुआ। आज इसको एक चर्चा शुरू हुआ और आप देखेंगे जितना मीडिया है, अमीर और कॉरपोरेट के कंट्रोल में जो मीडिया है, रोज आर्टिकल आ रहा है 25 साल में क्या विकास हुआ, 25 साल में रिफॉर्म की वजह से सबको बहुत फायदा हुआ। ये प्रचार करने का एकदम कॉन्सर्टेड, सब बड़े बड़े पेपर में रोज 5-6 आर्टिकल आ रहा है, ये चलता रहेगा। क्योंकि रिफॉर्म ही है ये दुनिया का एक जैसा है, एक पैनासिया है, उससे हमारा समस्या हल हो जाएगा। इस तरह प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर हम जो आंदोलनकारी है, हम देख रहे हैं ये रिफॉर्म जो है, ये रिफॉर्म जो संस्कार हुआ है पूरे दुनिया में और हमारा हिंदुस्तान में, ये संस्कार हमारा आर्थिक जिंदगी को बर्बाद किया, हमारा खेती को बर्बाद कर रहा है, हमारा रोटी रोजी को बर्बाद कर रहा है, हमारा मजदूर कानून को बर्बाद कर रहा है, हमारा जनवादी हक को धीरे धीरे छीना जा रहा है और एक तानाशाह देश के अंदर प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये 25 साल का रिफॉर्म का हमारा अनुभव है। इसलिए हम लोग तय किया था, जब लड़ाई तो हम शुरू किया और अनिल दा ने बताया कि हम लड़ाई किया और अकेला अकेला जो लड़ रहा था, तब हम लोग सोचा अकेला अकेला दुश्मन इतना बड़ा है, अकेला अकेला लड़के कुछ नहीं कर सकते। अपना सेटिस्फेक्शन हो सकता, हम 15 लोग को धरना कर दिया, 50 लोग को रैली कर दिया, एक सेटिस्फेक्शन हो सकता, मगर कोई नतीजा नहीं, क्योंकि दुश्मन इतना तगड़ा है उसको स्वीकार ही नहीं करता। विद्यार्थी दीदी कितना 30 साल से लड़ाई लड़ रहे और उस लड़ाई को किस तरह कुचला जा रहा है। जो सवाल उठाया था उस सवाल का समाधान करने का कोई नहीं है। और दुख की बात यही है, हमारा देश का जो शासन व्यवस्था सिर्फ नहीं है, सिर्फ हमारा विचार व्यवस्था भी इसके प्रभावित हो रहा है। हम पहले देखता था विचार व्यवस्था गरीब पर सहानुभूति देता, मजदूर पर, किसान पर जो जजमेंट आता था गरीब के पक्ष में, मेहनत कश के पक्ष में। आप धीरे धीरे देखो अमीरों का पक्ष में जा रहे, हड़ताल के खिलाफ जा रहे, रास्ता बनाने के लिए जमीन ले रहे, नहीं रास्ता बनेगा तुम रोक नहीं सकता। कॉरिडोर बनाना देश के विकास के लिए जरूरी है, किसान भाड़ में जाए, ऐसा जजमेंट है। तो जांच के अंदर, जांच तो आसमान से नहीं गिरता, हमारा समाज ही आता है। और नवोदारवादी जो सोच है, ये नवोदारवादी सोच का वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और नवोदारवादी जो सोच है उसको आजकल विचार में भी लागू किया जा रहा है। ये भी हमारा सामने एक चैलेंज है, एक सामग्रिक रूप से एक चैलेंज आ रहा है। हमारा खेती में हो, हमारा उत्पादन में हो, हमारा व्यापार में हो, हमारा आजादी पे हो, हमारा विचार व्यवस्था में हो, हमारा कानून व्यवस्था में। हम पार्लियामेंट में हमारा क्षमता धीरे धीरे खत्म हुआ। पार्लियामेंट में हम कानून नहीं बना सकता। बहुत सारे कानून दुनिया में बोल रहे हैं जो दुनिया का WTO को मुताबिक कानून बनाना पड़ेगा, विश्व बैंक का निर्देश का मुताबिक कानून बनाना पड़ेगा। अपना आजाद पार्लियामेंट में हम आजाद कानून नहीं बना सकता। ये है हमारा धीरे धीरे हमारा जमीन खिसक रहा है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है कि हमारा जो जमीन है करोड़ों लोगों का नीचे, सिर्फ 90% लोग के नीचे जो जमीन है वो खिसक रहा है और 10% लोग के कब्जा में सब जा रहा है, देश का या दुनिया का। इसलिए हम लोग सोचा था कि हम लड़ाई लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे। और एक साथ लड़ने का नतीजा अनिंदा ने बताया। पार्लियामेंट में जब हम 2 बार घेराव किया, बार बार सब जगह में पूरा देश में आवाज उठाया, सारे संगठन मिलके, सरकार ने पहले सोचा था कन्विंस करने। मोदी सरकार ने अपना MLA MPs को बोल दिया कि गांव गांव में जाओ। कुछ लोगों ने लोग को भड़का, जमीन के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अपना MLA MPs को बोला आप 15 दिन के लिए छुट्टी दे दिया, अपना गांव में जाओ, क्षेत्रों में जाके किसान को समझाओ कि ये लोग जो बोल रहे हैं गलत है, हम विकास के लिए कर रहे हैं। 15 दिन सारे MP MLA उसको घुमा पूरा हिंदुस्तान में, और जाके वो भी रिपोर्ट दिया कि हम समझ नहीं पाया कि किसान ऐसा बिगड़ के ऐसे गया, हमारा बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तब ने सरकार फैसला किया जो कि ये किसान ऑलरेडी इस सरकारी नीति के खिलाफ चला गया और किसान पर भरोसा नहीं होगा तो सत्ता नहीं रह सकता। तो आखिर में तय किया वो कानून को उठा लेना। तीसरा बार ऑर्डिनेंस किया, चौथा बार किया नहीं। मगर एक बात आपको ख्याल रखना पड़ेगा,
कि वो कानून अभी तक पार्लियामेंट में विड्रॉ नहीं, वो मन की बात भाषण में विड्रॉ। मोदी जी ने मन की बात में बोला ये कानून को हम चौथा बार ऑर्डिनेंस नहीं लाना, इतना। अगर उस कानून पार्लियामेंट में पढ़ना नहीं, पार्लियामेंट बिल पेश हुआ, बिल विड्रॉ करना पड़ेगा। अभी तक फॉर्मली पार्लियामेंट से वो बिल को विड्रॉ नहीं किया। उसका मतलब जैसा बोला सुनीलाम जी, तलवार लटका, मगर वो लोग थोड़ा टैक्टिक्स चेंज कर, टैक्टिक्स किया। नेशनल लेवल में बड़ा हल्ला हुआ, पूरा देश में किसान इकट्ठा हो गया, इसके खिलाफत किया। इसलिए जो भूमि राज्यों का भी विषय है, केंद्र का विषय है, धीरे धीरे फोकस राज्य में शिफ्ट कर। और राज्य में जो सरकार है ऑलरेडी, उड़ीसा सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, 7-8 राज्य सरकार ऑलरेडी वो अपना राज्य में जबरदस्त जमीन कब्जा करने का रास्ता शुरू कर दिया। मगर देखिए, जब ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री तो ही तो कर लिया, ईमानदारी से उसको तो करना है तो पार्लियामेंट में करना चाहिए था, मगर विड्रॉ तो कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब पुराना कानून आ गया, ये स्वाभाविक है, दो कानून एक साथ नहीं चलता। 2013 का जो कानून था उसको संशोधन में ये प्रस्ताव पास किया गया था। जब ये विड्रॉ हो गया, विड्रॉ का मतलब 2013 का कानून आ गया, मगर 2013 का कानून आज पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद बताया था जमीन लेने से किसान से अनुमति लेना पड़ेगा, उससे बताया था सामाजिक निरीक्षण करना पड़ेगा, उसको बताया था उसका पैसा के बारे में क्या होगा रेट, वो भी सलाह से करना पड़ेगा। वो बहुत सारे 7-8 अच्छा हक उसमें दिया गया था, उसको कोई राज्य सरकार इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उड़ीसा सरकार बोल दिया जितना जमीन है बेदखल है उसको हम छीन लेंगे, ऑर्डर दे दिया। राजस्थान की सरकार एक जयपुर के चारी ओर जो ग्राम जमीन है शहर के बाहर, वो सारे जमीन को लेने का जबरदस्ती छीनने का फैसला कर लिया। महाराष्ट्र की सरकार, वो फडणवीस ने घोषणा कर दिया, मुख्यमंत्री, जो एसीजेड हम लिया था वो एसीजेड 15-20 साल में बना नहीं, मगर उसी जगह में उसी कंपनी को रियल एस्टेट बिल्डिंग करने का परमिशन दिया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है, वो जो ये सरकार अपना जो काम इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, नया नया तरीका से हमारा आम जनता गरीब पर एक जुल्म थोप रहा है। इसलिए इसके खिलाफ कैसे लड़ा जाए, ये आज इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ही है। हमारा रखेंगे हमारा कमेंट मधुरेश और वो जो कौन कौन राज्य में कानून बदला है, बोला था उसको क्या कौन कौन राज्य में कानून बदला, 8-9 राज्यों में मुझे बताया कानून बदला है। राज्य सरकार कहाँ कहाँ बदला है, किस तरह वो जमीन लूटा जाएगा, वो बताया था कमेंट मधुरेश को बनाया होगा। तो उसके बाद उसको चर्चा होगा कि क्या कहाँ कानून बदला है, वो कानून बदला है कैसे कैसे हमारा जमीन छीनने का राज्य में षड्यंत्र हो रहा है, केंद्र से हटके राज्य में गया, इसको थोड़ा चर्चा होगा। और उसके बाद दूसरे है उस राज्यों में हम कैसे आंदोलन करेंगे। मगर हमारा क्या है, दिल्ली में हम सब संगठन बहुत एक साथ बैठ के आंदोलन किया, कामयाब भी हुआ, मगर इस आंदोलन को हम अभी तक राज्य स्तर में ले जाने में इतना कामयाब नहीं। एक बात मैं बार बार कहता हूं कॉमरेड, हमारा अलग संगठन का मतलब है हमारा कुछ अलग आइडिया है। ये स्वाभाविक, ये तो अलग ऑर्गेनाइजेशन क्यों, एक संगठन हो जाता, एक संगठन क्यों नहीं हुआ, अलग अलग आइडिया है, ये तो स्वाभाविक है। इस वास्तविकता को मानते हुए हमको मानना पड़ेगा दुश्मन इतना तगड़ा है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके खिलाफ मिल के लड़ना पड़ेगा, इस अंडरस्टैंडिंग में आना पड़ेगा, इससे कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ एक सहमति से, जहां ठीक है 5 मामला में हम सहमत है, 50 मामला अपना अपना ओपिनियन है, 5 मामला में हम सहमत है, तो 5 में हम इकट्ठा करें, कम से कम 5 इशू पर तो इकट्ठा होकर लड़े, एक भारी धक्का हम सरकार को दे सकता, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे सकता। तो इसलिए ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि हम ब्रॉड यूनिटी कैसे बना सकते, सब संगठन जो अपना अपना कुछ हो सकता है, किसी के साथ हमारा बेसिक डिफरेंस है, तो पीछे वो बात हम उठाएंगे नहीं है, तो भाई अपना मंच के बोलेंगे भाई ये हमारा ओपिनियन है, वो अपना मंच से बोलेंगे अपना ओपिनियन है, मगर
जहां हम सहमति कर सकता, इस कन्वेंशन के मकसद है हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन मुद्दा पर हम इतना सारे संगठन सहमति में पहुंच सकता। जितना इश्यू इकट्ठा होगा इसके आधार पर हम प्रस्ताव बनाएंगे, रेजोल्यूशन बनाएंगे और उस रेजोल्यूशन के आधार पर हम आंदोलन करेंगे। दूसरे काम करेंगे, यहाँ सब राज्यों का आया है, हमारा लिए खुशी का बात है। ये भूमि अधिकार आंदोलन एक सांगठनिक चेहरा लिया, वो उड़ीसा में और मध्य प्रदेश, बाकी जगह में इतना सांगठनिक चेहरा नहीं लिया। यहाँ हमारा मकसद है, जैसा महाराष्ट्र को जितना साथी आया है, अलग अलग संगठन एक जगह बैठ जाओ, अपना से परिचय कर लो, वो क्या कर रहा है और कैसे हम महाराष्ट्र में इकट्ठा कर सकते। गुजरात में जो इतना संगठन आया है, एक जगह बैठ के जब विराम होगा तो एक साथ बैठ के एक बार परिचय कर लेना और एक दूसरे को पहचानना चाहिए। एक साथ लड़ने के लिए एक दूसरे को पहचानना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का व्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो हम जहाँ जहाँ अलग अलग संगठन है, अलग अलग राज्य का अलग बैठ के यहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन बना दे, हर राज्य अपना अपना कोऑर्डिनेशन यहाँ से बना के जाए। जब हमारा 5 संगठन आया महाराष्ट्र को, ये 5 है, ये 4 आया उड़ीसा को, इकट्ठा हुआ। इसको करके अपना राज्य में जाके उस संगठन इनिशिएटिव लेके बाकी आज और दूसरे संगठन को जुड़ा के इसको बढ़ाने का काम करना, ये हमारा दूसरा मकसद है। ये काम यहाँ से करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है कि मोदी मॉडल दुनिया में जो एक झूठ फैलाया है, हिंदुस्तानी जनता को जो झूठ फैलाया है, वो झूठ को भी पर्दाफाश करना चाहिए। गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, गुजरात के सीमा के बाहर 99% नहीं जाता, 1% जाता, कोई प्रसार प्रेस में नहीं आता, कोई पब्लिसिटी में नहीं आता। गुजरात में 14 साल मोदी जी का नेतृत्व में क्या हुआ है, यहाँ किसान का, खेत मजदूर का, भूमिहीनों का, मजदूरों का, आम जनता का क्या हुआ, इसका कोई खबर पूरा हिंदुस्तान का मालूम नहीं है। सिर्फ बताया जाता है मोदी मॉडल में गुजरात एक स्वर्ग बन गया, गुजरात एक स्वर्ग बन गया। ये जो प्रचार है इसको सही चित्र किया है, ये भी एक कन्वेंशन का एक मकसद है, पूरा हिंदुस्तान में ले जाएंगे। वो तो जाने नहीं देंगे, मगर हम 500 लोग आया है, हम ये बात को लेके उस वहां अपना अपना राज्यों में, अपना अपना जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे एक्चुअलिटी क्या है, इस मॉडल का नतीजा क्या है, आम गरीब के लिए क्या है। अदानी के लिए जरूर बेस्ट है, अच्छा दिन है, मगर आम किसान के लिए क्या है, जिसके जमीन छीना जा रहा है पोर्ट बनाने के लिए, उसका हालत क्या है, जिसको जमीन बना रहा है कॉरिडोर बनाने के लिए, उसका हालत क्या है, जिसको जमीन बना रहा है जो नर्मदा आंदोलन से जो लाखों लोग अभी भी बेघर बैठे हैं, उसके क्या हालत है। इस सारे सवाल को हमको यहाँ ले जाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट किया था कि गुजरात को जो साथियों हैं वो बनाएंगे एक एक्चुअल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर एक वास्तव सत्य क्या है, तथ्य क्या है, वो तथ्य हम सबको मिल जाएगा और वो हम लेके अपना अपना राज्यों में उसको बताएंगे एक्चुअलिटी क्या है। इसलिए आज जैसा चल रहा है इस परिस्थिति में, क्योंकि एक तो बात साफ है, मोदी जी ने वादा किया पब्लिकली, 400 पब्लिक मीटिंग में खुद अपना जुबान से बोला था कि हम स्वामीनाथन कमीशन लागू, कोई ऐसा आदमी नहीं है दुनिया में जो सुना नहीं। उसका निर्वाचन इस्तेहार में, मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया हम उसको लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन का कुछ बात से हम सहमत नहीं था, अब सब भी, मगर कुछ बात तो अच्छा था। मगर क्या देखा, इस साल स्वामीनाथन कमीशन का 10 साल है, स्वामीनाथन कमीशन का 10 साल चल रहा है, उसका हालत क्या है। स्वामीनाथन जी अपना इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हो रहा है, मैं गया, वहां चर्चा, ये 10 साल में जो जो वादा किया था, सिफारिश किया था, मुख्य सिफारिश किसान के लिए चीप इनपुट्स के बारे में, चीप उसका लोन के बारे में, उसका चीप इंश्योरेंस के बारे में, उसका खर्चा प्लस 50%, उसका दाम के बारे में, जो स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश था उसको एक भी लागू नहीं। यही हालत। तो इसलिए ये सब जो सच्चाई है, इस सच्चाई को समझदारी से हमको समझना पड़ेगा। अपना अपना किसान, खेत मजदूर, गरीब किसान गांव में, एक तो किसान का जमीन खो रहा है और खेत मजदूर में भीड़ कर, खेत मजदूर का तादाद बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग खेती में काम नहीं मिलता तो गांव में कुछ मजदूरी करता है, रूरल वर्किंग एक पीपल का जन्म हुआ। एक है ग्रामीण गरीब किसान, भूमिहीन किसान, एक है ग्रामीण क्षेत्र में खेत मजदूर, और एक नया उभर के आ रहा है ज्यादा से ज्यादा वो ग्रामीण जो गरीब
वो कुछ ना कुछ काम करके रिक्शा चलाता है, शहर में चला जाता है। आदिवासी भाई जंगल से किसता, जो कानून हम इतना लड़ाई लड़के, सब हम लड़के एक कानून बनवाया था, वो सरकार कम से कम कानून तो बनवा दिया था पिछले वाला, जो फॉरेस्ट टैक्स बहुत लड़ाई करके कानून बनाना पड़ा। इसको एक एक शब्द हम लोग देखा, विचार किया कैसे बेहतर किया जाए। उस कानून बनाने के बाद आज कितना साल हो गया, 7-8 साल हो गया, बहुत सारे राज्य सरकार इसको लागू नहीं किया। 71 लाख से ज्यादा उसका दरखास्त आया लोग का, कि हम कानून है जो आदिवासी जंगल में बैठे हैं वह अप्लाई करेगा, दरखास्त करेगा, उसी जमीन उसके नाम पे दिया जाएगा, ये कानून है। मगर लाखों दरखास्त कैंसिल हो गए, लाखों दरखास्त कैंसिल हो गए। क्या बोला, तुम्हारा इतना साल पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। आदिवासी कहाँ जंगल में रहता है, वो डॉक्यूमेंट बना के रख दिया, जंगल में रहता है तो कहाँ से सारे कागज पत्र दिख करके लाएंगे। मगर उसको भूमि जो अधिकार आदिवासियों को, उसको कुछ आवाज नहीं। तो इसलिए ये जो सवाल है, किसान, खेत मजदूर, आदिवासी, गरीब और पलायन हो रहा है, गांव में रोटी रोजी नहीं है, शहर में जा रहे हैं, पलायन बढ़ते जा रहे हैं। पलायन होता है, उसका क्या जुलूम होता है पलायन पर, आपको मालूम, दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे जिला में जाता है रोटी रोजी के लिए। तो इसलिए ये जो सारे सामाजिक समस्याएं है, हम यहाँ आप लोग बोलो अपना अपना अनुभव और शॉर्ट रूप में सही बात कहना कि क्या है एक्चुअल समस्या, क्या करना चाहिए। हम उससे इकट्ठा करके एक सहमति से कोई प्रस्ताव बनाएंगे और उस प्रस्ताव के आधार पर एक तरफ जैसा गुजरात का सच्चाई पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएंगे, उतना ही पूरा हिंदुस्तान के सच्चाई जमीन के बारे में किया है आप उसको करेंगे। और राज्य स्तरीय आंदोलन कैसे किया जाएगा, यह हमारा एक्टिव पार्ट, एक्शन पार्ट होगा कन्वेंशन का। कहाँ से आया है, राज्य स्तरीय कमेटी बना के कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, ये है 3 मुख्य उद्देश्य इस कैंप पे। इसलिए मैं बताऊं कि आप लोग बहुत अच्छा परिस्थिति में आए हैं, बहुत दूर दूर से बहुत सारे संगठन आया है और बहुत सारे ऐसे संगठन है आया नहीं, जो आया है कम से कम हम एक साथ हों, फिर जो आया नहीं उसको भी खींचे अपना, और इसको हमारा आधार बढ़ाना पड़ेगा, हमारा संकीर्ण दृष्टिकोण से बाहर आना पड़ेगा, एक ब्रॉड आउटलुक लेना पड़ेगा और मुख्य बात आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर एक भारी आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बात कहता है जुमला, एक अमित शाह का जुमला, मेरे जुमला यही है कि आंदोलन के मतलब जिस संघर्ष दुश्मन के दिल में डर पैदा करता है और दोस्त के दिल में हौसला पैदा करता है, इसलिए आंदोलन बनाना यही हमारा आंदोलन होगा। सिर्फ आंदोलन खेल करके इस दुश्मन को हमारा आंदोलन करके 10 लोग बैठ गया, धरना दे दिया, एक पोस्टर दे दिया, एक चिट्ठी दे दिया, इससे ही दुश्मन को हरा नहीं सकता। इसका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय इसका ताकत मजबूत है। इसलिए ऐसा आंदोलन हमको तैयार करना पड़ेगा जो आंदोलन इसको हिला देगा और हमारा मजदूर, किसान, गरीबों का हक को, मछुआरा या आदिवासी सबका हक को हम वापस स्थापित कर पाएंगे। ये है इस कन्वेंशन का उद्देश्य। आप जब बोलेंगे अपना अपना अनुभव को यहाँ रखिए, उसके आधार पर हम फैसला करेंगे आने वाला दिन में कैसे लड़ाई हम लड़ सकते। धन्यवाद। साथियों, हम सब आंदोलनकारी हैं और खुद को आंदोलनकारी भी मानते हैं, लेकिन पूरा हनानदा ने उसका कसौटी एक सबके सामने रख दिया है और वो कसौटी को पर सबको अपने को कसने की कोशिश करना चाहिए कि आंदोलन का मतलब ये है कि हम जिसके साथ में लड़ रहे हैं उसके मन में कुछ डर पैदा हो और हमारे समर्थकों के मन में उत्साह पैदा हो। इस कसौटी के ऊपर हम खरे उतरने के प्रयास में लगातार रहें, ये संकल्प भी हमें सम्मेलन के अंदर लेना चाहिए। जो 5-7 बातें कही, मैं केवल एक लाइन में उसको दोहराना इसलिए चाहता हूं कि कुछ साथी अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो फिर उसके ऊपर आगे चर्चा में सुविधा होगी। एक बात तो ये कि रिफॉर्म के एलपीजी का जो पूरा दौर चला सुधार का 25 साल का, उसका क्या असर हुआ,
अपने अपने इलाके में, अपने आंदोलन के इलाके में अलग अलग वर्गों पे, क्षेत्र पे, ये एक अध्ययन की बात है, इसके ऊपर नजर रखने की बात है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि बिल अभी विड्रॉ नहीं हुआ है, इसलिए उसके ऊपर कुछ करना है, इसकी रणनीति बनाने की बात है, दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि जो कानून इस समय देश में विद्यमान है, लागू है, कोई भी राज्य सरकार उसको मान नहीं रही है। चाहे वो 5 साल के बाद में जमीन वापस करने की बात हो कि 5 साल तक जहां